गुड इवनिंग दोस्तों, मैं दिलकेश आपका धृति क्लासेस में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। जो सीरीज़ मैंने पिछली बार जो चलाया है उस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए उस क्रम को आगे देखेंगे। उससे पहले मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि इस तरह के कंटेंट आपको ऑलवेज़ उपलब्ध होते रहें। और जो ये सीरीज़ चल रहा है वो बेसिकली उन बच्चों के लिए जो एनटीपीसी ग्रुप डी और जिनका सीजीएल का पेपर अभी नज़दीक में है उनके लिए भी हेल्पफुल होगा, तो प्लीज़ वॉच आउट। आपके स्क्रीन पे प्रश्न दिख रहा होगा और इस प्रश्न में पूछा गया है कि निम्न में से किस पुस्तकालय में ऐतिहासिक महत्व की सामग्री का सबसे बड़ा संग्रह है। तो इसमें जो आपका दिया गया आंसर, उसमें ए में दिया गया है खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी, महाराजा सर फरोजी सरस्वती महल पुस्तकालय, सी एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी और डी में है रामपुर राजा लाइब्रेरी। बेसिकली जो संग्रह है, सबसे बड़ा संग्रह जो है वो आंसर आपका हो जाएगा खुदा बख्श लाइब्रेरी। इस लाइब्रेरी की स्थापना 1891 ईस्वी में की गई थी और बेसिकली ये पटना में स्थित है। तो जो आंसर है आपका वो ए हो जाएगा, खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी। आपकी स्क्रीन पे प्रश्न दिख रहा होगा और इस प्रश्न में पूछा गया है कि भारत में टेलीग्राफ सेवा की शुरुआत कब की गई। टेलीग्राफ सेवा की शुरुआत जो है ना वो डलहौजी के शासनकाल में किया जाता है। उस समय ये भारत के गवर्नर जनरल हैं और इन्हीं के द्वारा 1854 ईस्वी में टेलीग्राफ सेवा की शुरुआत की गई। तो आपका जो आंसर होगा वो सी होगा। भारत में टेलीग्राफ सेवा को बंद कर दिया गया है और बंद कर दिया गया 15 जुलाई 2013 से। तो स्थापना जो हुआ था 1854 में हुआ, लेकिन अभी वर्तमान स्थिति में 2013 में इसको बंद कर दिया गया। आपके स्क्रीन पे प्रश्न दिख रहा होगा और इस प्रश्न में पूछा गया है कि भारत में सर्वप्रथम होम रूल लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई। तो होम रूल लीग की स्थापना जो है ना वो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था 1916 में। इन्होंने होम रूल लीग की स्थापना 1916 में पुणे में किया था। तो ये इसकी स्थापना सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक के द्वारा 1916 में, और दूसरा जो था ना एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था मद्रास में। तो आपसे जो प्रश्न में पूछा गया है कि किसने किया था, तो ये आंसर आपका बी हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। आपकी स्क्रीन पे प्रश्न दिख रहा होगा और इस प्रश्न में पूछा गया है कि भारत में प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन कब प्रारंभ हुआ। प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन कब प्रारंभ हुआ, यानी क्राउन के हाथों में सत्ता यहाँ से किस युद्ध के या किस आंदोलन के बाद गया। तो प्लासी का जो युद्ध हुआ था वो 1757 में हुआ था। पानीपत के 3 युद्ध हुए थे, उससे रिलेटेड है नहीं। मैसूर का युद्ध बेसिकली कर्नाटक से संबंधित है। सिपाही विद्रोह जो है ना 1856 ईस्वी में हुआ था। 1857 ईस्वी में जो कंपनी थी उससे छीन लिया जाता है सत्ता को और क्राउन के हाथों में चल जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर जो है ना, सिपाही विद्रोह के बाद सत्ता जो है ना प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश हाथों में चला जाता है। तो आंसर आपका डी हो जाएगा, सी। आपके स्क्रीन पे प्रश्न दिख रहा होगा। इस प्रश्न में पूछा गया है कि हंटर आयोग का गठन किस लिए किया गया था। हंटर आयोग का गठन जो है ना अप्रैल में 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। उस कांड की जांच करने के लिए हंटर की अध्यक्षता में हंटर आयोग का गठन किया गया था। तो आंसर तो आपका हो जाएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड। इस आयोग ने जनरल ओ डायर को निर्दोष घोषित किया। तो आप ये भी याद रख सकते हैं कि हंटर आयोग का गठन किस लिए किया गया था। तो हंटर आयोग का गठन जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किया गया था और इस जांच में हंटर आयोग ने जनरल ओ डायर को निर्दोष घोषित किया गया था। तो आंसर आपका हो जाएगा सी। आपकी स्क्रीन पे प्रश्न दिख रहा होगा और इस प्रश्न में पूछा गया है कि संविधान सभा के संघ शक्ति का अध्यक्ष कौन था। संविधान सभा के संघ शक्ति का अध्यक्ष, और हमने
अपने कॉन्स्टिट्यूशंस वाले वीडियो में इसके बारे में जिक्र भी किया है और बताया भी है। संविधान सभा में संघ शक्ति समिति के जो अध्यक्ष थे ना, वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इस प्रश्न का उत्तर जो है आंसर डी हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। आपके स्क्रीन पे प्रश्न दिख रहा होगा और इस प्रश्न में पूछा गया है कि वर्ष 1940 में आचार्य विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से प्रारंभ किया था। बेसिकली व्यक्तिगत सत्याग्रह जो था ना, वो शुरू जो किया गया था वो महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था, अगस्त प्रस्ताव के अस्वीकार हो जाने से। उसमें प्रथम सत्याग्रही जो थे ना, मैंने कह सकते हैं कि जो शिष्य था महात्मा गांधी के, वो थे आचार्य विनोबा भावे, और दूसरे जो थे उनके वो थे जवाहरलाल नेहरू। तो क्वेश्चन जो पूछा गया कि कहाँ से शुरू किया गया था सत्याग्रह विनोबा भावे के द्वारा, तो याद रखिएगा वो शुरू किया गया था पवनार आश्रम यानी महाराष्ट्र से। तो इसका आंसर जो होगा बी हो जाएगा। आपके स्क्रीन पे प्रश्न दिख रहा होगा और इस प्रश्न में पूछा गया है कि भारत में पोस्ट स्टाम्प शुरू करने वाला गवर्नर कौन था। स्टाम्प यानी पोस्ट ऑफिस या पोस्ट स्टाम्प की शुरुआत करने वाला जो गवर्नर था ना, वो था लॉर्ड डलहौजी। तो इस प्रश्न का उत्तर तो आपका ए हो जाएगा। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ही पोस्ट स्टाम्प की शुरुआत की गई थी 1854 में। तो ये आपका आंसर है लॉर्ड डलहौजी। आपकी स्क्रीन पे प्रश्न दिख रहा होगा और इस प्रश्न में पूछा गया है कि दयानंद सरस्वती का वास्तविक नाम क्या था। दयानंद सरस्वती का वास्तविक नाम जो था ना, वो था मूल शंकर। इनका जन्म जो है ना 1824 ईस्वी में होता है गुजरात में। इन्होंने ही एक नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो। तो वेदों की ओर लौटो का नारा जो है वो दयानंद सरस्वती के द्वारा ही दिया गया। दयानंद सरस्वती ने ही 1875 में आर्य समाज की भी स्थापना किया था। तो ये इसके मुख्य बिंदु हैं। तो दयानंद सरस्वती का जो वास्तविक नाम था या मूल नाम जो था वो था मूल शंकर। उनका जन्म 1824 में होता है और 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना करते हैं। तो आंसर आपका डी हो जाएगा। आपके स्क्रीन पे प्रश्न दिख रहा होगा और इस प्रश्न में पूछा गया है कि ब्रिटिश संसद में निर्वाचित होने वाले पहले भारतीय थे। तो ब्रिटिश संसद में निर्वाचित होने वाले जो पहले सांसद थे ना, वो थे दादा भाई नौरोजी, और इनका निर्वाचन 1892 ईस्वी में हुआ था। ये 2 बार कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष भी बने थे। एक 1886 के ये अध्यक्ष बने थे कलकत्ता अधिवेशन के, और एक बने थे 1906 में। 1906 में ही इन्होंने स्वराज शब्द का प्रयोग पहली बार किया था या मांग किया था। तो ब्रिटिश या संसद की तरफ से निर्वाचित होने वाले पहले भारतीय जो थे वो थे दादा भाई नौरोजी। तो आंसर जो है आपका ए होगा। आपके स्क्रीन पे प्रश्न दिख रहा होगा और इस प्रश्न में पूछा गया है कि स्वतंत्र भारत के ध्वज को डिजाइन करने वाला व्यक्ति कौन था। हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशंस वाले में इस बात का जिक्र किया है और यहाँ पे भी पूछा गया है कि ध्वज का डिजाइन करता कौन था। तो ध्वज के डिजाइन करता थे पिंगली वेंकैया। इन्हीं के द्वारा हमारे ध्वज का डिजाइन किया गया। तो आंसर जो होगा वो डी होगा। जिंदगी में समस्याएं बहुत है लोगों के साथ, कुछ जल्दी ठीक हो जाता है, कुछ लेट से ठीक होता है। तो इससे घबराना नहीं चाहिए। कहा जाता है कि जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से हैं, दर्द सबके एक से हैं, मगर हौसले सबके अलग अलग होते हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। तो इसीलिए संघर्ष करते रहिए, समस्या का समाधान होगा और जिस क्षेत्र में आप लगे हैं जरूर सफलता मिलेगी। आपके स्क्रीन पे प्रश्न दिख रहा होगा और इस प्रश्न में पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम तिरंगा लहराया गया था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार तिरंगा लहराया गया था।
तो ये तिरंगा लहराया गया था 1929 में, और अधिवेशन था लाहौर अधिवेशन। इस अधिवेशन में सर्वप्रथम तिरंगा लहराया गया था, और इस लाहौर अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे ना, वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो अध्यक्ष का भी नाम आप याद रख सकते हैं। इसका आंसर होगा सी। आपके स्क्रीन पे प्रश्न दिख रहा होगा, और इस प्रश्न में पूछा गया है कि उपनिवेश काल में ब्रिटिश पूंजी निम्न में से किस क्षेत्र में निवेशित करता था। जो ब्रिटिश कंपनी आई थी वो किस क्षेत्र में यहाँ की पूंजी को निवेश करता था। तो बेसिकली जो ब्रिटिश कंपनी आई थी तो उस समय हमारे देश में कृषि प्रधान देश था, तो बेसिकली इसका आंसर जो होगा वो कृषि क्षेत्र में ज़्यादातर क्या किया, अपना निवेश किया। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो सी होगा, कृषि। आपके स्क्रीन पे प्रश्न दिख रहा होगा, और इस प्रश्न में पूछा गया है कि अपने प्रारंभिक जीवन में मोहम्मद अली जिन्ना थे। अपने प्रारंभिक जीवन में मोहम्मद अली जिन्ना जो थे ना, वो इसमें आपके प्रश्न में जो आंसर दिया गया, इसमें दिया है द्विराष्ट्र सिद्धांत के समर्थक। प्रारंभिक जीवन में वो ऐसा नहीं थे। प्रारंभिक जीवन में वो हिंदू मुस्लिमों को एक करके रखे हुए थे। तो ये तो आंसर है नहीं इसका। इसमें बी आंसर जो है ना, हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक, ये हो सकता है। इसलिए कि प्रारंभिक जीवन में वो दोनों एकता चाहते थे कि हिंदू मुस्लिम एक होकर रहे। लेकिन 1916 में जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के समझौता होता है ना, उसके बाद उनके मन में अलग राष्ट्र का विचार आ जाता है। उस समय से वो अलग हो जाता है, लेकिन आरंभिक जीवन में वो हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे। तो इसका आंसर जो होगा वो बी होगा। आपके स्क्रीन पे प्रश्न दिख रहा होगा, और इस प्रश्न में पूछा गया है कि 17वीं शताब्दी में पश्चिमी तट पर सर्वाधिक व्यापार करने वाले लोग थे। तो पश्चिमी तट पर सर्वाधिक व्यापार करने वाले जो लोग थे ना, वो पुर्तगाली थे। उन्होंने ही सर्वप्रथम, या कह सकते हैं कि पहली बार भारत में जो व्यापार किया वो पश्चिमी तट से किया। तो आंसर जो हो जाएगा आपका पुर्तगाली। आपके स्क्रीन पे प्रश्न दिख रहा होगा, और इस प्रश्न के जो पूछा गया है कि भारत के किस रियासत में सर्वप्रथम हड़प नीति को लागू किया गया। हड़प नीति को लागू करने वाला जो गवर्नर था ना, वो लॉर्ड डलहौजी था। और लॉर्ड डलहौजी के अनुसार जिस राष्ट्र का कोई अपना वारिस नहीं होता था ना, वंश नहीं होता था ना, उसे ब्रिटिश शासन या ब्रिटिश क्षेत्र के अंतर्गत मिला लिया जाता था, हड़प लिया जाता था। तो हड़प नीति के अनुसार पहला जो डलहौजी ने राज्य को या क्षेत्र को मिलाया था ब्रिटिश क्षेत्र में, वो था सतारा। चूंकि सतारा जो है वह महाराष्ट्र में पड़ता है। तो आंसर जो होगा आपका आंसर ए हो जाएगा। आपके स्क्रीन पे प्रश्न दिख रहा होगा, और इस प्रश्न में पूछा गया है कि किसके शासनकाल में भारत में विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई। भारत में जो विश्वविद्यालय की स्थापना हुई ना, वो लॉर्ड कैनिंग के काल में हुई। लॉर्ड कैनिंग ने ही लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर भारत में कलकत्ता, मद्रास और बंबई में विश्वविद्यालय की स्थापना की। तो इसका आंसर जो है ना वो सी हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग। आपकी स्क्रीन पे प्रश्न दिख रहा होगा, और इस प्रश्न में पूछा गया है कि निम्न में से किस घटना के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल सूबे में निर्णायक भूमिका निभाने लगी। माना जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपनी प्रशासनिक व्यवस्था भी स्थापित किया 1764 के बक्सर युद्ध में। इस युद्ध के विजय होने के बाद, बक्सर युद्ध का जब विजय हो जाता है ना, तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा, ये तीनों जगह की दीवानी कंपनी को प्राप्त हो जाती है। तो आप इसका आंसर ए दे सकते हैं, बक्सर का युद्ध 1764। आज के लिए इतना ही कंटेंट था। आगे भी इस तरह का कंटेंट हम देते रहेंगे। तो हमारे वीडियो को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।